हेलो दोस्तों, इग्नो असाइनमेंट जोन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है MPS 002 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समस्याएं एवं सिद्धांत। इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जो परीक्षा के लेवल को देखते हुए इम्पोर्टेंट है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के पश्चात विश्व की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, शीत युद्ध के टाइम पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था। पहले गुट को अमेरिकी गुट के नाम से जाना गया और दूसरे को सोवियत गुट के नाम से जाना गया। पहला पॉइंट है, शांति के लिए प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना हेतु शीत युद्ध के कार्यकाल में महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। विश्व शांति की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ व उसके विभिन्न सहायक संगठन तथा क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन तथा यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क आदि कई द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय विशिष्ट संयुक्त आयोग विभिन्न देशों में आपसी मित्रता तथा सहयोग बढ़ाकर शांति की स्थापना के लिए उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन तथा ग्रीन पीस, CND, END, गृह रक्षा समूह, वातावरण सुरक्षा संगठन आदि यह प्रयास कर रहे हैं कि मानवीय प्रयास को संभावित महान संकट से बचाने की दिशा में लाया जा सके। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक एकता व सहयोग को प्रोत्साहन दिया जा सके। दोस्तों, शीत युद्ध के अंत के बाद निशस्त्रीकरण व नियंत्रण के पक्ष में नई जागृति पैदा हुई। इसने साल्ट, डंप और स्टार्ट तथा रासायनिक हथियार निषेध संधि संपन्न हुई है और विश्व के सभी देशों द्वारा लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण, विध्रुवीकरण तथा शस्त्रों की समाप्ति को स्वीकार किया जाना है। शांति एवं सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में नया विश्वास एक महत्वपूर्ण कदम है। शांति आंदोलन की बढ़ती हुई शक्ति, लोकप्रियता, आत्मनिर्भरता एवं विश्वसनीय के प्रति बढ़ रही जागृति, पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों एकीकरण की प्रगति तथा सार्वभौमिकतावादी राष्ट्रवाद में नया विश्वास और युद्ध के विरुद्ध दृढ़ संकल्प आधुनिक विश्व का सकारात्मक विश्वास है। किंतु एकल ध्रुवीकरण, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उत्पन्न विवाद, विकसित राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखने का प्रयास, महाशक्तियों के रूप में अमेरिका की मनमानी, परमाणु राष्ट्रों द्वारा परमाणु शस्त्रों की समाप्ति न करने की इच्छा आदि में ऐसे कारण हैं जो हमें विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए संघर्ष को दृढ़ बनाने की प्रेरणा देते हैं। विश्व एक दोरोए पर खड़ा है और एक ओर से ऐसी संभावना मौजूद है कि अगर समझदारी और सद्भावना की नीतियां अपनाई जाए तो पृथ्वी में शांति की स्थापना की जा सकती है एवं भूख और गरीबी को स्थायी तौर से दूर किया जा सकता है। केवल गरीबी और अभाव और बढ़ते जाएंगे, बल्कि साथ ही परमाणु युद्ध एवं पर्यावरण विनाश के कारण पृथ्वी पर हर तरह का जीवन संकट में पड़ सकता है। दुनिया किस रास्ते पर जाएगी, यह तय करने में उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अहम भूमिका है। लगभग सभी देश जिसके सदस्य है और जो राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरण, सामाजिक एवं स्वास्थ्य जैसे सभी विषयों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा संगठन है, राजनीतिक मुद्दों पर से अलग पर्यावरण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिखे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। पर्यावरण कार्यक्रमों के तहत ओजोन परत की रक्षा करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक खतरनाक रसायन को समाप्त करने से जुड़े समझौतों एवं विशेष बीमारियों के उन्मूलन तथा बच्चों से संबंधित अनेक समस्याओं पर यूनिसेफ की भूमिका एक इस संदर्भ में देखी जा सकती है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ महाशक्तियों के प्रभाव से स्वतंत्र दृष्टिकोण नहीं अपनाता जिसकी उसे अपेक्षा है। अंततः ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता है जो संकीर्ण स्वास्थ्यों से ऊपर उठकर विश्व को विभिन्न संकटों से बचाने के लिए कार्य करे और उसे सभी सहायक संगठन बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से शांति की समस्या पर नियंत्रण स्थापित करे तथा शिक्षा द्वारा लोगों में शांति की भावना प्रेरित करे। दोस्तों, अगला पॉइंट है विकास की गतिविधियां। शीत युद्ध का अंत नई विश्व राजनीति में विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। नई विश्व व्यवस्था में प्रारंभ से 1990 के पश्चात हुई, जिसे अमेरिका द्वारा घोषित किया गया था। सोवियत गुट के अवसान के पश्चात एवं खाड़ी युद्ध के कारण अमेरिका का वर्चस्व के बाद अमेरिकी नियंत्रण स्थापित होने लगा। नई व्यवस्था में वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण के माध्यम से संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास हुआ। आर्थिक क्षेत्र में लगी हुई सीमाओं समाप्त करके व्यापार में खुलापन, विदेश पूंजी के प्रति उदारता तथा भौगोलिक दूरियों को समाप्त करके विश्व सिमटकर छोटा सा हो गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात हुआ। इसके फलस्वरूप दूरसंचार उपग्रह, टेलीविजन, इंटरनेट आदि मल्टीमीडिया
के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिससे कंप्यूटर की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। कंप्यूटर के माध्यम से एक ही स्थान पर रहकर हम समस्त विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल द्वारा न केवल बात की जा सकती वरना संदेशों का आदान प्रदान भी किया जा सकता है। संचार क्रांति में वाणिज्य, उद्योग, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं कूटनीति आदि की कार्य प्रणाली में बदलाव लाकर विश्व में प्रत्येक राष्ट्र को एक दूसरे के नजदीक खड़ा कर दिया है। इस प्रकार भौगोलिक दूरी में बेईमानी होने से कोई भी राष्ट्र अपना नुकसान करके ही शेष विश्व से अलग रह सकता है। आज संसार के विभिन्न देशों में बिना किसी अवरोध के विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान संभव बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और व्यापार के अवरोधों को कम किया जा रहा है। साथ ही आधुनिक प्रौद्योगिकी में निर्बाध प्रवाह को संभव बनाने हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार किया जा रहा है। आज इस तथ्य को सभी स्वीकार करते हैं कि केवल टिकाऊ विकास से ही विश्व शांति, सुरक्षा एवं विकास का स्थायी आधार बन सकता है और ऐसा विकास ही दृढ़ एवं स्थिर विश्व शांति एवं सुरक्षा को सुनिश्चित बना सकता है। इसका संबंध मानवता से संबंधित सभी पहलुओं से है, यथा लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, शांति, गरीबी, सुरक्षा तथा वातावरण। यह मान्यता है कि गरीबी तथा अशिक्षा दूर करके ही सामाजिक आर्थिक विकास एवं हिंसा व युद्ध के अवसरों को सीमित रखा जा सकता है। 1992 के रियो घोषणा के सिद्धांत में लिखा गया था कि शांति, विकास और वातावरण को सुरक्षा में अभिन्न संबंध है। इस प्रकार अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मात्र विकास के स्थान पर ही टिकाऊ विकास की धारणा स्वीकार करता है और इसलिए समय समय पर विश्व भिन्न भिन्न स्थानों पर पर्यावरण या सामाजिक विकास आदि के मसलों पर सम्मेलन आयोजित करके विश्व जनमत को जागरूक बनाने का प्रयास करता है, ताकि सम्मेलनों में सहमति पत्र को गतिशीलता प्रदान की जा सके और भूमंडलीकरण के प्रयासों के आधार पर विकसित और विकासशील देशों के मध्य की खाई कम की जा सके। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा भी विकास की प्रक्रिया को एक गति मिली है। इससे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को एक सुसंगठित कानूनी सुरक्षा प्राप्त हुई। विश्व के व्यापारिक संगठनों को इसके माध्यम से एक नया मंच प्राप्त हुआ है। बहुपक्षीय व्यापार समझौता एक संबंधित कानूनी उपकरण विश्व व्यापार संगठन का एक अंग है और इसका प्रत्येक सदस्य इसे मानने के लिए बाध्य है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है दक्षिणी सहयोग। विकासशील देशों ने आपस में संगठित होने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय समानता को कम करने के लिए जेनेवा में विकासशील देशों के मध्य पारस्परिक सहयोग हेतु समूह 77 की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। ये देश वर्ष 1980 के दशक में विकास कार्य के लिए आपस में आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी समूह को लोकप्रिय भाषा में दक्षिणी सहयोग के नाम से जाना जाता है। इस संगठन के संस्थापक सदस्यों की संख्या 77 थी। वर्तमान में इस सदस्यों की संख्या 132 है। इस संगठन में एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के देश शामिल है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह समूह मानवता का सबसे बड़ा हितरक्षक है। वर्ष 1982 का सम्मेलन नई दिल्ली, भारत में प्रारंभ किया गया था, जिसके सामूहिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। 1985 के सम्मेलन में विकासशील देशों के मध्य व्यापारिक सहयोग में वृद्धि को आवश्यक समझा गया। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है सार्क, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दोस्तों, दक्षिणी एशिया के साथ पड़ोसी देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव के क्षेत्रीय सहयोग के लिए दिसंबर 1985 में दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। सार्क का मूल उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि दक्षिणी एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं आत्मनिर्भरता के लिए क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में तेजी लाकर आपसी विश्वास एवं सूझबूझ से समस्याओं का मूल्यांकन करके सामान्य हित के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को मजबूत करना है। सहयोग के लिए निम्नलिखित क्षेत्र में रेखांकित किए गए हैं। पहला है कृषि, दूसरा स्वास्थ्य सेवाएं, तीसरा मौसम विज्ञान, चौथा डाक तार सेवाएं, पांचवा ग्रामीण विकास, छठा विज्ञान एवं तकनीकी, सातवां पॉइंट है दूर संचार तथा यातायात, आठवां पॉइंट है खेलकूद, नौवां पॉइंट है सांस्कृतिक सहयोग, 10वां पॉइंट है मानव द्रव्य की तस्करी तथा क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका, 11वां पॉइंट है आतंकवाद। दोस्तों, सार्क के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2 के अनुसार सार्क के मुख्य सिद्धांतों को निम्नलिखित है। संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा आपसी लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का स्थान नहीं लेगा, बल्कि उनका पूरक होगा। तीसरा पॉइंट है, इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों का विरोधी नहीं होगा।
दोस्तों तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों की प्रकृति के कार्यों की तुलना कीजिए। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। शासन अंत सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। सामाजिक विज्ञान विश्वकोश के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक प्रक्रिया है, जबकि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन उस प्रक्रिया की गति या रूप के प्रतिनिधि पक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वतंत्र एवं प्रभुत्व संपन्न राज्यों का एक औपचारिक समूह है, जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सहयोग एवं निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु की जाती है। आज अंतर्राष्ट्रीय जरूरी एवं वास्तविकता है। कोई भी राष्ट्रीय सहयोग एवं सहायता के अभाव में नहीं रह सका। औद्योगिक प्रगति, युद्ध, कोई आधुनिक तकनीक, संचार और यातायात के क्षेत्र में हुई क्रांतिकारी विकास आदि ने राष्ट्र को पारस्परिक निर्भरता के अपरिहार्य बना दिया है। राज्यों को विभिन्न कार्यों के लिए संधियां करनी पड़ती है। प्रत्येक राज्य अन्य राष्ट्रों के प्रभाव, संधियां, आश्वासनों आदि में बन जाते हैं। सांस्कृतिक तत्व बनने में महत्वपूर्ण कारक होते हैं। मानव संस्कृति के सभी पक्ष राष्ट्रीय सीमाओं को लांघ जाते हैं और मानव क्रियाकलापों, हितों तथा निष्ठानों में विश्व व्यापारी प्रवृत्तियों प्रतिबिंबित करते हैं। क्योंकि किसी भी देश की कला, दर्शन, साहित्य, धर्म, कानून एवं नैतिकता अपने देश तक सीमित न रहकर विश्वव्यापी हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करके परस्पर सहयोग के सूत्र में आबद्ध हो गए जाते हैं। ये नियत काल में मिलते हैं, सूचना, धन या अन्य सामान्य समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। ये गतिविधियां सामूहिक कार्य या समूह के प्रतिनिधि द्वारा की जाती है। इनका प्रयास होता है कि संबंधों के संचालन में अधिक श्रेय तरीकों को विकसित किया जा सके एवं ऐच्छिक सहयोग को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नए नए अभिकरणों को स्थापित करके नीतियों में सामंजस्य लाया जाए, ताकि पारस्परिक विचार विमर्श के लिए उन्नत मार्ग को सुनिश्चित रूप से संगठित एवं व्यवस्थित ढांचा उपलब्ध हो। जबकि गैर सरकारी संगठन औपचारिक रूप से पारस्परिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक से अधिक राज्यों द्वारा निर्मित संस्था है। यह नागरिकों या नागरिकों के समूह के द्वारा विकसित की जाती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद का मानना है कि वे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो अंतर सरकारी संधियों या साधनों में से नहीं बनाया जाता है, उन्हें गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन समझा जाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है, अंतर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन अपने कार्यों को लेकर अंतर सरकारी संगठन से ज्यादा लोकप्रिय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन काफी संवेदनशील होकर अपने कार्यों को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। इनके कार्यों की भी एक अलग पद्धति होती है, लेकिन इनका लक्ष्य सीमित होता है। ये किसी विशेष क्षेत्र में कार्य करते हैं। इसमें समय सेवकों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्मचारी नहीं होता, जबकि अंतर सरकारी संगठन नौकरशाही के गुणों में युक्त है। ये सरकार के नियमित प्रक्रिया से संचालित होते हैं। विकास और बजट के में इनके कार्य करने के ढंग से क्षेत्रवादी होता है। इनकी भर्ती भी कार्मिक पद्धति के अनुसार ही होती है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के कार्य करने की पद्धति नवीनता के साथ मित्रतापूर्ण ढंग से की जाती है, यथा साहित्य तथा विरोध प्रदर्शन आदि, जबकि सरकार की राजनीतिक वैचारिक सलाहों के अनुसार किसी मसले पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन स्वायत्ता युक्त संगठन है। ये निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्य करते हैं, यथा ग्रीन पीस, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आदि। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी दृष्टिकोणों के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। पहला पॉइंट है, प्राचीन यथार्थवाद। प्राचीन यथार्थवाद का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वास्तव आवश्यक तौर पे शक्ति संघर्ष के रूप में अपना लेती है। अनेक विद्वानों, राजनीति विज्ञानों ने कई शताब्दियों तक अपना योगदान दिया, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्थित तथा विस्तृत सिद्धांत के रूप में इसकी उत्पत्ति एवं लोकप्रियता दूसरे विश्व युद्ध के बाद देखने को मिली है। मार्गारेट थाउ ने अपने मॉडल में शक्ति पर मुख्य रूप से बल दिया है। उनकी मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार शक्ति के रूप में परिभाषित की अवधारणा है। शक्ति की परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हित की महत्ता पर बल देने के फलस्वरूप इनका दृष्टिकोण यथार्थवादी बन जाता है। मार्गारेट थाउ के शब्दों में उनका सिद्धांत यथार्थवादी इसलिए है कि वे मानव स्वभाव को उसके यथार्थ में देखते हैं। यथार्थवादियों को गैर राष्ट्रीय शक्ति का प्रसार मात्र माना जाता है और इसलिए उनकी नीतियां शांति विरोधी समझी जाने लगी, क्योंकि यथार्थवादी यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि वह शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न साध्य है या साधन। दोस्तों अगला पॉइंट है, समकालीन या आधुनिक यथार्थवाद या नव यथार्थवाद। समकालीन या आधुनिक यथार्थवाद के उद्भव में विकास की किसी राइट, स्प्राउट आदि अन्य लेखकों का भी योगदान है।
लेकिन एक क्रमबद्ध विचारधारा के रूप में इसे विशेष महत्वपूर्ण बनाने का श्रेय केनिथ वाल्टज को दिया जाता है। केनिथ वाल्टज कहते हैं कि सभी राज्य शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तथा सभी को एक ऐसा करना भी चाहिए। एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को बनाए रखना तथा सुरक्षित रखना चाहता है और उसे यह करना भी चाहिए। एक राष्ट्र कर रहा है उसे वही करते जाना चाहिए, इसलिए संरचनात्मक परिवर्तन यथार्थवाद में आवश्यक हो गया है। उनका मानना था कि एक विशेष रूप से मानवीय स्वभाव को परिभाषित करना, फिर उसे ही तर्कों का आधार मानने के लिए कहना, वास्तव में आदर्शवाद है कि न कि यथार्थवाद। दोस्तों, दरअसल 1945 के बाद एक और तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आगमन से दुनिया बहुत छोटे हो गई थी और दूसरी ओर इससे युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल गया था। दूसरी छोटी हो जाने से सहयोग को, क्षमता का उपयोग करने को और संचार का ध्यान गया। युद्ध के परिवर्तित स्वरूप ने हमारे समक्ष शांति का महत्व उजागर किया। स्थिति यह हो गई कि शांति बड़ी तेजी से सर्वोपरि मूल्य का पद ग्रहण करती चली गई। निशस्त्रीकरण का प्रारंभ, विश्व नागरिकता का समर्थन, विश्व संस्थाओं आदि के विकास ने इस संदर्भ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। समकालीन या आधुनिक यथार्थवादियों ने यह महसूस किया कि राज्यों के आचरण का मुख्य तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संरचना के अनुसार होना चाहिए, पर वे शक्ति के प्राथमिकता और महत्व को स्वीकार करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक कोई आदर्श अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम नहीं होती तब तक हिंसा व नियंत्रण रखने, विरोधों को शांत करने या राज्य व्यवस्था को द्वंद्व तथा सहयोग की स्थिति में शक्ति के घटक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे कहते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध कितने ही मधुर क्यों न हो, उनमें कभी न कभी मतभेद या संघर्ष उत्पन्न हो ही जाते हैं, चाहे सरकार का स्वरूप लोकतांत्रिक हो या तानाशाह हो। अराजक व्यवस्था के कारण भय, शंका, देश दोष तथा असुरक्षा उत्पन्न होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विभिन्न संरचनाओं के विश्लेषण द्वारा वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न आयामों या नियमों का निरूपण करते हैं। लेकिन समकालीन या आधुनिक यथार्थवाद में भी रेमंड आरो, रॉबर्ट ग्लिपिन, स्टैनली हॉफमैन तथा जोसेफ ग्रीचो जैसे प्रमुख लोगों का एक अन्य समूह उभरा, जिन्होंने समकालीन यथार्थवाद को पूर्णतः संतोषजनक नहीं माना, क्योंकि उनके अनुसार राष्ट्र को एकमात्र उद्देश्य असीमित लाभ प्राप्त करना होता है तथा सभी राष्ट्र असीमित सापेक्ष लाभ दोनों में रुचि रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन आवश्यक मानते हैं। इनके अतिरिक्त विद्वानों का एक वर्ग ऐसा भी है जो दोनों दृष्टिकोणों में से भिन्न विचार रखते हैं। उनका मानना है कि पूर्णतः युद्ध के स्थान पर निर्भर रहकर कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा के बारे में निश्चित नहीं रह सकता। राष्ट्र को अपने हितों में समायोजन या मेल पैदा करने के उपाय खोजने की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विभिन्न देशों के राष्ट्रीय हितों का मेल अस्तित्व रक्षा के लिए एक निश्चित साधन है। इस प्रकार यथार्थवादी दृष्टिकोण ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आदर्शवादी, कल्पनावादी पर्यावरण से मुक्ति दिलाकर विदेश नीति निर्माताओं के लिए एक आधार प्रस्तुत किया है, जो सामान्य सिद्धांत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। तो दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? आंसर, विविधता के मूल्य, पर्यावरण की विशेषता, इनमें जैविक, सांस्कृतिक और भाषाई विशेषताएं शामिल है तथा इनका जीवन से गहरा संबंध है। पौधों, पशुओं, प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकीय मूल्य से मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है, इसलिए इनका बड़ा योगदान है। पर्यावरण संरक्षण आज न केवल देशों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य बन गया है। पर्यावरण का क्षय को आज एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा जा सकता है। विश्व के प्रत्येक राष्ट्र को यह कर्तव्य है कि वह किसी भी रूप में अपना ऐसा कोई कार्य न करे जिससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि किसी न किसी प्रकार से पर्यावरण समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस कार्य को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कानूनों का निर्माण किया जा रहा है। विकास और पर्यावरण संरक्षण का कार्य साथ साथ चलना चाहिए। पर्यावरण ह्रास होने के कारण टिकाऊ विकास भी संभव नहीं है। इसके विपरीत विकास के अभाव में पर्यावरण का ह्रास अपरिहार्य है। इसलिए हमें पारंपरिक विचारों से ऊपर उठना चाहिए कि विकास या पर्यावरण की पारस्परिक संगतता नहीं है। हमें यह मानना पड़ेगा कि पर्यावरण संरक्षण को मानव से अलग नहीं किया जा सकता। संरक्षण का विशिष्ट आदर्श रूप पर्यावरण के दीर्घकालीन सुरक्षा के लिए महत्व को कम कर देता है और विकास के सभी प्रयासों को निरर्थक कर देता है। विश्व के लाखों लोगों की वनों और प्रकृति निवास पर निर्भरता वास्तव में पर्यावरण को सुरक्षित करती है, वह इसे कमजोर नहीं कर सकती। आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा संबंधित
पारंपरिक और देसी ज्ञान आज भी टिकाऊ विकास के आदर्शों हेतु सर्वोत्तम आधार है। हमें एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास करना होगा जिससे व्यक्ति पर्यावरण के प्रबंधन और उपयोग में प्रमुख रूप से भागीदार हो। यदि हम पर्यावरण को वन्य जीवन, वन अथवा वास के रूप में अलग अलग भागों के विभिन्न न करके उसे समग्र में देखें तो पर्यावरण और प्रदूषण की परस्पर निर्भरता और स्पष्ट की हो जाएगी। पर्यावरण के बारे में ऐसी व्यापक दृष्टि अपनाने से जिससे संपूर्ण जैव विविधता को ध्यान में रखा गया हो और सभी प्रकार के जीवन की विविधता को सम्मिलित किया गया हो, उसे टिकाऊ विकास के प्रतिरूपों का अधिक सहजता के समावेश किया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है टिकाऊ विकास। ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकता को पूर्ण करते हुए किसी भी प्रकार की आने वाली पीढ़ियों को आवश्यकता को पूर्ण करने की क्षमता को सीमित नहीं करता, उसे टिकाऊ विकास कहते हैं। इसे निरंतर चलाने वाले विकास भी कहा जा सकता है और इसका संबंध मानव के उन सभी पहलुओं से है जो पर्यावरण, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, गरीबी, शांति व सुरक्षा तथा विकास आदि से जुड़ा हुआ है। यह मानना है कि पिछले कुछ दशकों से मानव ने जो औद्योगिक एवं आर्थिक विकास किया है उससे विभिन्न राष्ट्रों एवं पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो गया है तथा विभिन्न समाजों में उन्नति प्रभावित हुई है। इसलिए विकास ऐसा होना चाहिए कि सामाजिक आर्थिक प्रगति के नाम पर असंतुलन उत्पन्न न हो तथा जिसे लगातार बनाए रखा जा सके। इस प्रकार टिकाऊ विकास की अवधारणा तीव्र औद्योगिकरण एवं विकास की संपूर्ण विकास संबंधित पूर्ण धारणा के विपरीत हो गई है। इनका कहना है कि सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश की प्रगति का मापक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हुए समय किसी देश की पर्यावरण हानि के मूल्य एवं आगामी उत्पादन क्षमता में प्राकृतिक संसाधनों की कमी का आंकलन करते हुए टिकाऊ विकास सामाजिक आर्थिक विकास का विश्वसनीय बनाया जाए। किंतु पर्यावरण की हानि मूल्यांकन के संबंध में तथा टिकाऊ विकास की अवधारणा में कुछ विरोधाभास भी है। विकसित औद्योगिक राष्ट्र अपने सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा ही प्रदूषण नियंत्रण में व्यय करते हैं तथा विकसित राष्ट्र का खर्च इससे भी कम है। इसलिए यह कहा जाता है कि संतुलित विकास हेतु भूमि, जल, वायु एवं वनों की क्षमता को देखकर समझकर कोई कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए ताकि विकास का लाभ सभी वर्गों को समता और न्याय के आधार पर मिले और भावी पीढ़ियों को भी विकास का आधार मिले। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू।